एक महिला पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराती है कि जो मेरी बेटी है वो कई दिनों से लापता है, जो कि अपने पति के साथ में रहती है। उसके 2 बच्चे भी हैं और उसका कई दिनों से लापता है। उसका कोई अता पता नहीं लग पा रहा है। उसे ढूंढने की कोशिश भी की है लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं लग पा रहा है। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो उस महिला की जाँच छानबीन करना शुरू कर देते हैं, उसे जाँच करना शुरू कर देते हैं। और जब उसके पति से पूछताछ करते हैं तो जो उसका पति होता है वो भी उसके अपनी पत्नी के जो माता पिता होते हैं उनके साथ में ही रिपोर्ट लिखाने आया था और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए शिकायत दर्ज करने आया था। लेकिन पुलिस वाले जब सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं और उसके घर पर जाते हैं, जांच करते हैं, तो जो सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं उसमें पता लगता है जो महिला है वो घर के अंदर तो गई थी लेकिन घर से बाहर नहीं आई। लेकिन जब उसके पति से पूछताछ की गई तो उसका पति सिर्फ यही कह रहा था कि वो मायके जाने के लिए मुझसे ज़िद कर रही थी और इसलिए मैंने उसे मना कर दिया, इसलिए वो नाराज़ होकर मुझसे घर छोड़कर चली गई। मैंने सोचा कि शाम तक वापस आ जाएगी। लेकिन जब पुलिस वालों ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो पहले पुलिस वालों को बाथरूम में लेकर गया और फिर किचन में लेके गया और फिर किचन में जाकर एक बड़ा सा कुकर वहाँ पर रखा था, उसने वो कुकर दिखाया और पुलिस वालों से कहा कि पहले वो बाथरूम में गई और फिर किचन में गई और किचन में आने के बाद फिर उस कुकर में गई और कुकर में से आने के बाद फिर यहाँ से वो बाहर चली गई। अब पुलिस वाले ये सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं कि आखिर शायद इस जो शख्स है इसकी मानसिक स्थिति शायद ठीक नहीं है। पुलिस वाले बार बार उससे पूछते हैं लेकिन पुलिस वालों को बार बार यही जवाब देता है। वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को 72 घंटे तक इस कुकर में पकाया है और उसके बाद उसे नदी में बहा दिया। दोस्तों क्या है ये मामला, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो है तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में एक कॉलोनी है वेंकटेश्वर कॉलोनी और इसी में ही एक शख्स रहता है जिसका नाम है गुरुमूर्ति और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है वेंकट माधवी। इनकी करीब 13 साल पहले शादी हुई थी, यानी कि 2012 में इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद इनके 2 बच्चे भी थे। ये जो गुरुमूर्ति है पहले इंडियन आर्मी में था। इंडियन आर्मी में ये सूबेदार के पद पर था। सूबेदार के पद से जब ये रिटायरमेंट होता है, यानी इंडियन आर्मी से जब इसका रिटायरमेंट होता है, उसके बाद आकर ये कंचन बाग में सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर तैनात हो जाता है और वहाँ पर नौकरी करने लग जाता है। तो जो इसकी पत्नी होती है उसकी माँ इससे अक्सर बात करती रहती है। एक दिन अचानक जो इसकी पत्नी की माँ होती है वो इसे फ़ोन कर रही थी, लेकिन इसका जो पत्नी का फ़ोन था वो बिल्कुल स्विच ऑफ आ रहा था, यानी वो मिलाने की कोशिश कर रही थी, उससे बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका फ़ोन मिल नहीं रहा था, बंद आ रहा था। वो बार बार फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद अपने पति से कहती है कि पता नहीं बेटी का फ़ोन मिला रही हूँ लेकिन फ़ोन बंद आ रहा है। तो जो उसका पति होता है वो कहता है कि शायद किसी काम में बिज़ी हो गए, तुम बाद में ट्राई कर लेना। उसके बाद जो उसकी माँ होती है उसे फिर फ़ोन करती है लेकिन वो उसका फ़ोन बार बार बंद ही आ रहा था। उसके बाद परेशान होकर वो उसके पति को फ़ोन करती है, यानी कि गुरुमूर्ति को, और उससे कहती है कि बेटी से बात नहीं हो पा रही है, तुम एक बार उससे बात करा दो, उसका नंबर बंद आ रहा है। तो जो उसका पति होता है वो कहता है कि वो मायके आने की ज़िद कर रही थी तो मैंने उसे मना कर दिया, उसके चलते वो मुझसे नाराज़ होकर घर छोड़कर चली गई है। शायद इसीलिए उसने फ़ोन बंद कर दिया हो। मैंने सोचा कि शाम तक वापस आ जाएगी या फिर कल तक वापस आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। उसकी वजह से जो उसके लड़की के माता पिता होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और फ़ौरन वहाँ पर आते हैं हैदराबाद में। और हैदराबाद में आने के बाद जो उसका महिला का पति होता है वो भी उनके साथ में आ जाता है और जाकर थाने में एक शिकायत करते हैं कि जो उसकी पत्नी है, यानी वो कहते हैं कि मेरी बेटी है 2 दिन से लापता है, उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं लग पा रहा है। तो जो इसका पति होता है वो भी इन्हीं के साथ में जाता है। पुलिस वालों को उस पर इसलिए शक नहीं होता क्योंकि वो खुद उनके साथ में कंप्लेन लिखाने आया था, लेकिन जो लड़की के माता पिता थे उन्हें उस पर थोड़ा शक होता है। और जब पुलिस वाले इस मामले की जाँच करते हैं तो उसके पति से पूछताछ करते हैं। वो कहता है कि मुझसे मायके जाने की ज़िद कर रही थी और जब मैंने उसे मायके जाने के लिए मना किया, क्योंकि मुझे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया, इसलिए मुझसे नाराज़ होकर वो घर छोड़कर चली गई। अब पुलिस वाले जगह जगह तलाश करते हैं और सीसीटीवी कैमरे खंगालने की कोशिश करते हैं। घर के सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले जाते हैं तो पता चलता है पुलिस वालों को कि जो महिला है वो घर के अंदर तो गई थी लेकिन घर के बाहर नहीं आई। अब पुलिस वाले जब ये देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं और उसके जो पति होता है उससे पूछताछ करते हैं। अब पुलिस वाले इस महिला के पति से ज़्यादा सख्ती से पूछताछ इसलिए नहीं करते क्योंकि ये पहले आर्मी में रह चुका था और आर्मी में भी सूबेदार के पद पर था, इसलिए वो इस पर ज़्यादा शक नहीं करते और ना ही इसके साथ में ज़्यादा सख्ती से पेश आते हैं। लेकिन जब जगह जगह तलाश करते हैं, पुलिस वालों को कोई सबूत हासिल नहीं होता, तो फिर सीसीटीवी कैमरे जब दोबारा खंगाले जाते हैं और जो महिला थी उसके महिला के घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं
तो सिर्फ यही पता चलता है कि जो महिला थी वो घर के अंदर तो गई थी, लेकिन घर के बाहर उसे जाते हुए नहीं देखा गया। ना ही किसी CCTV कैमरे में उसकी कोई रिकॉर्डिंग है और ना ही उसे किसी और ने भी बाहर जाते हुए देखा। इसलिए पुलिस वाले अब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, और जब पूछताछ करते हैं सख्ती से तो वो एक ऐसा सच उगलता है, ऐसी कहानी बताता है जिसे जानने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी शख्स सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर एक ऐसा जिम्मेदार आदमी जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपने 17 साल दिए हैं, वो आखिर ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। दोस्तों वो शख्स बताता है, यानी इस महिला का जो पति होता है वो बताता है, पुलिस वाले जब उसके घर में जाते हैं तो वो कहता है कि पहले वो बाथरूम में गई और फिर किचन में गई, और किचन में जाने के बाद फिर इस कुकर में गए, और इस कुकर में जाने के बाद यहाँ से वो फिर बाहर चली गई। अब पुलिस वाले ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये शख्स है, इसकी शायद मानसिक स्थिति ख़राब हो चुकी है, शायद इसे इलाज की ज़रूरत है। इसलिए वो उससे बार बार पूछते हैं, लेकिन पुलिस वालों को वो बार बार ये एक ही बात कह रहा था कि वो पहले बाथरूम में गई और बाथरूम में जाने के बाद किचन में गई, और किचन से फिर उसमें कुकर में गई, और वहाँ से फिर वो बाहर चली गई। अब पुलिस वाले जब उससे परेशान हो जाते हैं, फिर उसके साथ में और सख्ती से जब पूछताछ करते हैं तो वो पूरा सच उगलता है। वो बताता है दरअसल उसकी जो पत्नी थी वो मायके जाने की ज़िद कर रही थी, जिसके लिए उसका पति उसे मना कर देता है, क्योंकि जो उसका पति था, उसके पति और पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे। जो इसका पति था उसे अपनी पत्नी पर किसी बात को लेकर शक भी था, यानी जो उसका पति था, ये जो गुरु मूर्ति था, ये अपनी पत्नी पर शक भी करता था, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी से परेशान भी था और कहीं ना कहीं उससे पीछा छुड़ाना भी चाहता था। वो चाहता था कि इससे कहीं किसी तरह पीछा छूट जाए। इसलिए जब एक दिन वो जो उसकी पत्नी होती है वो उससे मायके जाने की ज़िद करती है, क्योंकि तेलंगाना में यानी हैदराबाद में कोई त्यौहार होता है, वो त्यौहार चल रहा था, और जो त्यौहार होता है ये जो परिवार वाले होते हैं सब साथ में मिलकर बनाते हैं। इसलिए जो पत्नी होती है वो घर पर जाने की ज़िद कर रही थी, तो जो उसका पति होता है वो उससे मना करता है, और उस बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। और झगड़े के दौरान जो महिला का पति होता है वो उसे धक्का दे देता है, और धक्का देने के बाद जो महिला होती है इसका सर दीवार में जाकर लगता है, और दीवार में सिर लगने के बाद वो ज़मीन पर गिर जाती है, और ज़मीन पर गिर जाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। तो जो महिला का पति होता है वो सोचता है कि ये इसी तरह से नाटक कर रही है, यानी इसका ये नाटक समझकर वहाँ से चला जाता है। और करीब 2 घंटे बाद जब घर में वापस आता है तो देखता है कि जो पत्नी थी वैसे की वैसी ही उसी हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई थी। वो फिर से बाहर चला जाता है, और बाहर जाने के बाद फिर वापस आता है और आकर देखता है कि जो पत्नी थी फिर उसी हालत में उसे ज़मीन पर पड़ी मिलती है। अब ये देखने के बाद वो सोचता है और घबरा जाता है थोड़ा सा, और जब अपनी पत्नी की नब्ज़ चेक करता है और उसकी सांस चेक करता है तो जो पत्नी थी वो तो मर चुकी थी। अब जब वो मर चुकी थी ये देखने के बाद वो थोड़ा घबरा जाता है और परेशान हो जाता है कि आखिर अगर ये बात बाहर चली गई तो मुझे जेल हो सकती है, और मुझे जेल के अंदर भी जाना पड़ सकता है। इसलिए वो थोड़ा खुश भी था कि इससे पीछे छूट गया, और थोड़ा कहीं ना कहीं परेशान भी था कि इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, जिसकी वजह से यूट्यूब पर वो लाश को ठिकाने लगाने के नए नए तरीके देखता है, नए नए तरीके जांच करने की कोशिश करता है, ढूंढने लगता है कि आखिर एक लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो क्या करता है, अपनी पत्नी की लाश उठाकर पहले बाथरूम में ले जाता है, और बाथरूम में ले जाने के बाद उसकी जो लाश होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है, और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसे किचन में लाता है, और किचन में लाने के बाद करीब 72 घंटों तक उसकी लाश को कुकर में उबालता है। और उबालने के बाद जो उसकी हड्डियाँ हैं उसको पीसता है, और उसकी हड्डियों को पीसने के बाद जो उसका मांस होता है उसको मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद उन्हें पॉलीथीन में भरता है। पॉलीथीन में भरने के बाद जाकर जो नदी होती है उसमें जाकर बहा आता है। अब जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो जो पुलिस वाले होते हैं जाकर नदी में उसकी लाश को चेक करने की कोशिश करते हैं, ये सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं काफ़ी अंदर तक जाकर उसकी लाश को तलाश करने की कोशिश करते हैं, हड्डियों के टुकड़े तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कोई भी सबूत नहीं लग पाया। इसलिए पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि शायद ये शख्स झूठ बोल रहा हो, क्या पता वो अभी ज़िंदा हो और घर से चली गई हो और इसलिए ये बातें बना रहा है। इसलिए पुलिस उसके घर की भी जांच करती है, और जहाँ पर वो लाश को यानी उसके टुकड़ों को जो फेंक कर आया था वहाँ पर भी जाकर चेक करती है। स्क्वाड डॉग को भी ले जाती है, लेकिन उसका कोई भी सुराग उनके हाथ में नहीं लगा। उसे कोर्ट में पेश करना था, लेकिन जो पुलिस वालों के हाथ में है अभी तक कोई भी सबूत नहीं लगा, इसलिए कोर्ट में जो मुकदमा है ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाएगा। इसलिए अभी तक ये मामला पूरी तरह खुल नहीं पाया, इस मामले की जाँच चल रही है। जैसे ही इस मामले की कोई और अपडेट आएगी हम आपको कहानी के माध्यम से इसको बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला हुआ तो हुआ कैसे।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप इस क्राइम की दुनिया में अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी और घटना में, किसी और कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।